तो आज हम अपनी इस सीरीज के अंदर हमारा जो BNSS का चैप्टर 5 है, अरेस्ट ऑफ पर्सन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें सेक्शंस की अगर बात करते हैं तो 35 से लेके 62 तक के प्रोविजंस इसके अंदर है। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या दे रखा है कि किस तरीके से अरेस्ट करते हैं, प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, एंड क्या वुमेन को अरेस्ट किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, एंड अननेसेसरी तरीके से उनको रिस्ट्रेन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा, अगर कोई प्लेस में एंटर करना है तो किस तरीके से एंटर किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, ये स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन 35 से। सो सेक्शन 35 क्या बोल रखा है कि व्हेन द पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, कि कब जो है पुलिस के पास पावर होती है कि वो अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के। मैंने ये पहले बताया था कि दो तरीके के ऑफेंसेस होते हैं हमारे में, एक कॉग्निजेबल होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं उनके अंदर पुलिस के पास पावर होती है कि वो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के या उनकी वारंट के क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है किसी पर्सन को अगर उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है। एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर हमें परमिशन लेनी पड़ती है पुलिस वालों को, जो भी मजिस्ट्रेट साहब होते हैं उनसे परमिशन लेने के बाद ही वो क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में ही देखते हैं कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर अरेस्ट करना होता है विदाउट वारंट तो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी सिचुएशंस होती है। जैसे बोल रखा है, एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट, विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट क्या कर सकते हैं, वो अरेस्ट कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। अब कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिनमें वो अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लॉज बोलता है, इसका ए बोल रखा है, हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर कोई भी पर्सन है जो पुलिस वाले की प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है, देन ही इज लाइबल फॉर द अरेस्ट विदाउट वारंट। ओके, नेक्स्ट बोल रखा है, या फिर अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड, जिसके अगेंस्ट में कोई रीजनेबल कंप्लेंट मेड हुई है। क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन उसके अगेंस्ट में रिसीव्ड हुई है। एंड थर्ड वन इज रीजनेबल सस्पेशन एग्जिस्ट, कोई रीजनेबल सस्पेशन एग्जिस्ट करता है दैट ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच मे बी लेस देन 7 ईयर। मतलब ऐसा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि उसकी रीजनेबल कंप्लेंट रिसीव हुई है, यहाँ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन उसको मिली है, या फिर कोई रीजनेबल सस्पेशन एग्जिस्ट करता है कि किसी पर्सन ने क्या किया है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट कितनी है, लेस देन 7 ईयर। ठीक है, 7 ईयर से लेस देन है, एंड विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, और जो कहाँ तक एक्सटेंड करती है, 7 ईयर तक एक्सटेंड करती है। वेदर विद और विदाउट फाइन, चाहे वो पनिशमेंट जो दे रखी है इम्प्रिजनमेंट उसमें फाइन हो चाहे विदाउट फाइन हो सकती है। ठीक है, तो अब ये सारी कंडीशन जब एग्जिस्ट कर रही है ना, तो कब उनको अरेस्ट करेंगे, तो इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर ये फॉलोइंग कंडीशंस जो दे रखी है ये सेटिस्फाइड हो जाती हैं, देन वो पर्सन जिसने जिसके अगेंस्ट में कोई रीजनेबल कंप्लेंट मेड हुई है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है, रीजनेबल सस्पेशन एग्जिस्ट करता है कि उसने कोई ऐसा ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है जिसकी इम्प्रिजनमेंट कितनी है, लेस देन 7 ईयर, या एक्सटेंड करती है 7 ईयर तक, विद और विदाउट फाइन। अगर ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो उसका अरेस्ट किया जा सकता है। कौन कौन सी कंडीशंस है, पहला बोल रखा है, द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन एंड सस्पिशन दैट द सच पर्सन हैज कमिटेड द सेट और सेट ऑफेंस। उसको रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, कंप्लेंट मिली है, जो भी सस्पेशन एग्जिस्ट करता है वो उस पर्सन के अगेंस्ट में, तो उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, उसको रीजन टू बिलीव होना चाहिए। सेकंड बोलता है, द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द सच अरेस्ट इज नेसेसरी। अगर पुलिस वाला ये सेटिस्फाई हो जाता है कि जो भी अरेस्ट है वो नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, कि पहला बोल रखा है कि जिससे कि हम उस पर्सन को प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो कोई फर्दर ऑफेंस कमिट नहीं करे, एकदम से हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं बन जाए, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए उसका अरेस्ट नेसेसरी है। ठीक है, फॉर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन द ऑफेंसेस, जो भी ऑफेंस कमिट हुआ है उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिससे कि वो मिसलीड नहीं कर दे चीज़ों को, जो भी हमारे एविडेंसेस वगैरह हैं उनको क्या उनमें कोई डिसअपियर नहीं कर दे उनको। ठीक है, इसलिए उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके अरेस्ट जरूरी है। ठीक है, सी बोल रखा है, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस टू बी डिसअपियर एंड और टेम्परिंग विद सच एविडेंस इन एनी मैनर। ठीक है, और उसका अरेस्ट इसलिए जरूरी है जिससे कि वो एविडेंसेस को क्या नहीं कर दे, डिसअपियर, उनको टेम्पर नहीं कर दे एविडेंसेस को। ठीक है, नेक्स्ट बोल रखा है, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट ऑफ द केसेस सो एज टू डिस्यूट
him from disclosing such fact to the court or to the police officer। देखो इसमें बोल रखा है कि जो विटनेस होते हैं, विक्टिम होते हैं, उनको क्या कर देना, थ्रेट करना, उनको प्रॉमिस कर देना, इंड्यूस कर देना, जिससे कि वो कोर्ट या पुलिस ऑफिसर को अपना जो भी स्टेटमेंट नहीं दे पाए। जो भी पर्सन क्या होता है, एक्विंटेड होता है फैक्ट्स के साथ में, वो विटनेस भी हो सकता है, विक्टिम भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है जो एक्विंटेड है फैक्ट्स के साथ में। उसको ऐसा कोई इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस कर देना जिससे कि वो कोर्ट या पुलिस ऑफिसर के सामने जो भी अपने फैक्ट्स वगैरह है, उससे डिस्यूट उनको डिस्क्लोज नहीं कर पाए उनको, ठीक है। नेक्स्ट बोल रखा है एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड his presence in the court whenever required cannot be ensured and the police ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोल रखा है कि अगर उसकी अरेस्ट की जाती है तो देन ओके है, अदरवाइज उसकी अरेस्ट अगर नहीं की जाती है तो उसको हम क्या नहीं कर सकते, इंश्योर नहीं कर सकते कि उसको हम अपीयर होने के लिए बोल दें कि आपको प्रेजेंस होना है, मतलब उसकी प्रेजेंस को हम बाद में रिक्वायर नहीं कर सकते कि वो प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई उसकी क्या अरेस्ट इज नेसेसरी है, ठीक है। तो ये सिचुएशंस है जहां अगर वो पुलिस वाला सेटिस्फाइड हो जाता है देन वो क्या करेगा, अरेस्ट करेगा। एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड द वाइल मेकिंग सच अरेस्ट। वो क्या करेंगे, जो भी पुलिस ऑफिसर जिनको जो अरेस्ट कर रहे हैं ऐसे अक्यूज पर्सन को, वो रिकॉर्ड करेंगे। जो भी अरेस्ट कर रहे हैं उसके रीजंस को रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग के अंदर कि मैंने इसको क्यों अरेस्ट किया है, क्या रीजंस है, वो रीजंस को अपने जो भी डेली डायरी होती है उसके अंदर वो उनको रीजंस को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट बोल रखा है प्रोवाइडेड दैट द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल द केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ द पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है जहां पर्सन का जो अरेस्ट है वो रिक्वायर नहीं है अंडर द प्रोविजन सब सेक्शन के अंदर, तो रिकॉर्ड करेंगे रीजंस, तो इसके भी वो रीजंस को रिकॉर्ड करेंगे कि क्यों वो पुलिस वाला जो है उस पर्सन को अरेस्ट नहीं कर रहा है। भाई ऐसा नहीं होने, ऐसा हो सकता है कि कोई उसकी जान पहचान का तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया उसने, भले उसने कितना भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। तो इस चीज को देखने के लिए, इस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीजों को, एंड जो हमारी एक वो होती है इन्वेस्टिगेशन का जो एक शेड्यूल होता है, जो इन्वेस्टिगेशन करने की जो वो होती है, उससे उन सारी चीज़ों को जैसे टेम्पर नहीं हो, सारी चीज़ें कुछ बेकार नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, ना ही जो भी अक्यूज़्ड है उस पे अगर वो रीज़नेबल है कि वहाँ उसके अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भी उसके रीजंस को रिकॉर्ड करेंगे कि क्यों उसका अरेस्ट नहीं किया गया था। ठीक है? नेक्स्ट सी क्या बोल रखा है, देखो ए में हमने देखा था कि अगर कोई भी पर्सन क्या है हमारा, जिसने पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कोई ऑफेंस कमिट किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। दूसरा बोल रखा था कि कोई रीजनेबल कंप्लेन, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, रीजनल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट है लेस देन 7 ईयर या एक्सटेंड करती है 7 ईयर तक, और ये सारी कंडीशन से अगर पुलिस वाला सेटिस्फाइड हो जाता है। अब देन हमारे आते हैं सी के ऊपर। सी में क्या बोल रखा है, अगेंस्ट whom a credible information has been received that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for term which may extend to the more than 7 year। मतलब ऐसी कोई उसने क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है कि ऐसा कोई उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट कितनी है, एक्सटेंड टू द मोर देन 7 ईयर, एक्सटेंड करती है 7 साल से भी ज्यादा की पनिशमेंट है, वेदर विद और विदाउट फाइन और विद डेथ सेंटेंस है, उस ऑफेंस की पनिशेबल पनिशमेंट कितनी है, डेथ सेंटेंस है। एंड द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, और जहां पुलिस ऑफिसर को रीजन टू बिलीव होता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो रिसीव हुई है दैट सच पर्सन हैज कमिटेड सैड ऑफेंस, तो उसकी अरेस्ट की जा सकती है। मतलब ऐसा कोई कंप्लेन उसके रिगार्डिंग जो भी ऑफेंडर है उसके अगेंस्ट में ऐसी कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है जिसमें ये शो हो रहा है कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, जो कि जिसकी पनिशमेंट कितनी है, या तो 7 साल से ज्यादा की पनिशमेंट है विद और विदाउट फाइन, या फिर उसमें डेथ की पेनल्टी है। ऐसा कोई ऑफेंस उसने कमिट किया है, और पुलिस ऑफिसर को अगर रीजन टू बिलीव है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे रिसीव हुई है उस पर्सन के रिगार्डिंग, तो उसने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। डी बोल रखा है हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर आइदर अंडर संहिता और बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देखो उसको क्या कर दिया गया है, कोई भी प्रोक्लेम्ड है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, प्रोक्लेम्ड डिक्लेयर कर दिया, या तो इस संहिता के अंदर डिक्लेयर कर दिया या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर के द्वारा उस बंदे को क्या कर दिया है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है। ऐसे पर्सन की क्या है, अरेस्ट जो है वो नेसेसरी होती है। ये बोल रखा है इन हुज प्रेजेंस एनीथिंग इज फाउंड which may reasonably be suspected to be stolen property and who may reasonably suspected to having committed an offense with the reference to the such things। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, अगर किसी को रीजनेबली सस्पिशन है, सस्पेक्टेड है कि किसी पर्सन के पास में कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है, किसी कोई भी पर्सन है जो क्या हुआ है, पजेस किए हुआ है स्टोलन प्रॉपर्टी को, या रीजनेबली सस्पेक्टेड होता है उसके ऊपर, और उन सारी चीजों से कि जो भी स्टोलन प्रॉपर्टी है उसके द्वारा वो क्या करना चाह रहा है, कोई ऑफेंस कमिट करना चाह रहा है विद रेफरेंस टू द सच थिंग्स, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, उसकी अरेस्ट हो सकती है।
नेक्स्ट है एफ में, हु ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर वाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी और हु एस्केप्ड और अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। देखो अब क्या कर रहा है यहाँ पे, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, पुलिस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है कि वो क्या नहीं कर पाए, अपना एग्जीक्यूशन जो भी ड्यूटी है उसकी, उसका एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए। और एस्केप्ड हो मतलब और हैज एस्केप्ड हो गया या फिर अटेम्प्ट कर रहा है एस्केप्ड होने का लॉफुल कस्टडी से, तो और इसकी अरेस्ट क्या होती है, नेसेसरी होती है इसके सेक्शन के अकॉर्डिंग। जी बोल रखा है, हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग डिजर्टेड फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन। क्या है वो, डिजर्टेड है किसी आर्म्ड फोर्सेज के द्वारा, जो भी यूनियन आर्म्ड फोर्सेज हैं यूनियन की, उनके द्वारा उसको क्या है, डिजर्टेड है, ऐसा रीजनेबली सस्पेक्ट करते हैं तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट एच बोल रखा है, हु हैज बीन कंसर्न इन और अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड और रीजनल सस्पेंस एग्जिस्ट दैट of his having been concerned in any act committed at any place out of India, if committed in India, would have been punishable as an offence, and for which he is under any law relating to the extradition or otherwise liable for the apprehension and retention in the custody of India। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि कोई किसी पर्सन के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है, रीजनेबल इन्फॉर्मेशन कंप्लेंट हुई है या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रीजनल सस्पेक्ट एग्जिस्ट करता है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया लेकिन आउटसाइड इंडिया किया है, ठीक है, तो उसकी लायबिलिटी अगर वो इंडिया के अंदर कमिट करता तो जिस तरीके से उसकी इंडिया के अंदर लायबिलिटी होती, अगर वहां पे कोई लॉ एग्जिस्ट करता है, जैसे एक्स्ट्राडिशन ट्रेटीज होती हैं किसी भी कंट्री के साथ में, इंडिया के अगर कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रेटीज होंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, पर्सन इंडिया के अंदर उसको ट्रायल किया जाएगा, एप्रीहेंड किया जाएगा, रिटेन किया जाएगा, इसको इंडिया में कस्टडी में ले लिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, आई हु बीइंग इन द रिलीज कन्विक्टेड है, मतलब उसको रिलीज कर दिया गया है, उसको कमिट करता है ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ 394। तो 394 सेक्शन है उसके अंदर अगर उसने क्या किया है, कोई ब्रीच कर दिया है रूल्स का। देखो इसमें क्या बोल रखा है, कोई भी रीजनेबल मतलब किसी पर्सन को क्या रिलीज कर दिया गया था, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, जो भी हमारे सेक्शन है 394, इसके अंदर जो भी हमारे रूल्स है सबसेक्शन 5 के अंदर, उनको क्या कर रहा है, वो ब्रीच कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लायबल हो जाएगा पनिशमेंट के लिए। ठीक है। जे में क्या बोल रखा है, फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्वेजिशंस वेदर रिटन और ओरल, ठीक है, रिटन और ओरल हो सकती है, हैज बीन रिसीव फ्रॉम द अनदर पुलिस ऑफिसर प्रोवाइडेड दैट द रिक्वेजिशन स्पेसिफाइज दैट द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड द ऑफेंस और other cause for which the arrest is to be made and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि जो भी एक रिक्वेजिशन, रिक्वेजिशन मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी जैसे दूसरे जुरिडिक्शन के अंदर चले जाते हैं तो उस तरीके से जैसे ए जुरिडिक्शन है एंड बी जुरिडिक्शन है, ए जुरिडिक्शन के जो भी पुलिस ऑफिसर है जो कि लीगली लॉफुली अरेस्ट कर सकता है उसको विदाउट वारंट के, वो भेजता है बी, बी जो भी जुरिडिक्शन वाला पुलिस ऑफिसर है उसके लिए भेजता है कि आपको जो है इस पर्सन की अरेस्ट करनी है, ये आपके जुरिडिक्शन में है। तो वो रिक्वेजिशन जो भेज रहे हैं ना वो रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी होती है, इस तरीके से जो अरेस्ट किया जाता है ये भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सबसेक्शन सेकंड क्या बोल रखा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39। 39 में क्या बोल रखा है, हमारे नॉन नॉन कॉग्निजेबल के अंदर वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू द सेक्शन ऑफ 39, नो पर्सन कंसर्न इन द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगेंस्ट whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists that exist of his having so concerned, उस पर्सन को क्या नहीं किया जाएगा, नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड, उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा जिसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है, कोई कंप्लेंट मेड हुई है या फिर सस्पिशन एग्जिस्ट करता है कि उसने क्या किया है, कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग क्या नहीं, उसको क्या नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट अंडर द वारंट और द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, जब तक कि कोई मजिस्ट्रेट साहब का कोई ऑर्डर ऑर्डर या वारंट इशू नहीं हो जाता है तब तक उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल मतलब सीधी सी बात है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकते, उसमें मजिस्ट्रेट साहब की क्या ऑर्डर या वारंट की आवश्यकता पड़ती है। सबसेक्शन 3 क्या बोल रखा है, द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल द केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ द पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 1 इशू अ वारंट डायरेक्टिंग द पर्सन अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense to appear before him
और एट सच अदर प्लेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। देखो, अब क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी भी पर्सन को क्या नहीं किया गया, पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अरेस्ट, अगर किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया गया है तो उसके रिगार्डिंग क्या किया जाएगा, उसको एक नोटिस इश्यू किया जाएगा, उसमें उस पर्सन को डायरेक्ट किया जाएगा जिसके लिए रीजनेबल कंप्लेंट मेड हुई है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है, रीजनेबल सस्पेशन एग्जिस्ट करता है कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है। उसके लिए एक नोटिस इश्यू किया जाएगा, उसमें उसको डायरेक्ट किया जाएगा कि उसको क्या होना पड़ेगा, टू अपीयर होना पड़ेगा बिफोर जो भी पुलिस ऑफिसर है उसके सामने, या फिर एनी प्लेस पे, या उस प्लेस पे जो भी स्पेसिफाई किया जाएगा नोटिस के अंदर, तो वो क्या होगा, वहां पे अपीयर होना पड़ेगा उसको। ठीक है। वेयर द सच नोटिस इज इशूड टू एनी पर्सन, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस। जिस पर्सन को नोटिस इशू हुआ है ना, उसकी ड्यूटी है ये कि वो जो भी नोटिस में लिखा गया है उस चीज को क्या करेगा, कंप्लाई करेगा। ठीक है। अब अगर वो कंप्लाई नहीं करता है तो वे द सच पर्सन कंप्लाइज द एंड कंटिन्यू टू कंप्लाई विद द नोटिस। अब जो पर्सन कंप्लाई करता है, कंटिन्यू करता है उसको कंप्लाई करना, तो ही शैल नॉट बी अरेस्ट, तो उसको क्या नहीं किया जाएगा, है शैल नॉट बी अरेस्ट नहीं किया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस। जो भी ऑफेंस उसने किया है उसके रिगार्डिंग उसको नोटिस इश्यू हुआ है, अगर वो नोटिस के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको कंप्लाई कर रहा है, उनको फॉलो करते हुए चल रहा है, ठीक है, तो उसकी अरेस्ट नहीं की जाएगी अनलेस फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाती है उसको अरेस्ट करनी है, चाहे वो कंप्लाई भी कर रहा है ना, तो भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है उसकी अरेस्ट नेसेसरी होती है, तो रीजंस को रिकॉर्ड करेगी पुलिस ऑफिसर एंड देन उसको क्या किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है वेयर द सच पर्सन एट एनी टाइम फेल टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस, सॉरी, ठीक है। अब देखो सिक्स में क्या बोल रखा है, सबसेक्शन सिक्स में बोल रखा है कि व्हेन सच पर्सन एट एनी टाइम फेल्स टू कंप्लाई, अगर वो क्या हो गया, फेल हो गया कंप्लाई करने में सच टर्म्स ऑफ द नोटिस, और इज अनविलिंगली टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, अनविलिंग है अपने आप को आइडेंटिफाई करने में, तो द पुलिस ऑफिसर मे सब्जेक्ट टू दिस सच ऑर्डर एज मे बी एज एज मे हैव बीन पास्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उनको ऑर्डर पास किया था उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं हम उसको, फॉर जो भी ऑफेंस मेंशन है नोटिस के अंदर उस ऑफेंस के लिए क्या कर सकते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं, अगर वो कंप्लाई कर नहीं करता है, फेल हो जाता है कंप्लाई करने में, या फिर अनविलिंगली अपनी आइडेंटिटी को हाइड करता है। ठीक है। सबसे से सेगमेंट क्या बोल रखा है, सेवन में बोल रखा है कि नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन case of an offense which is punishable with imprisonment for less than 3 years and such person is infirm और इज अबव द 60 ईयर ऑफ एज। देखो इसमें क्या बोल रखा है, ये हमारा न्यू एड हुआ है, इसमें जो इससे पहले जो सीआरपीसी था उसके अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रखा है, इसे बोल रखा है कि कोई भी अरेस्ट नहीं की जाएगी, अरेस्ट शैल नॉट बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन। ठीक है। कोई भी अरेस्ट नहीं की जाएगी बिना प्रायर परमिशन, पहले हमें परमिशन की जरूरत पड़ेगी। परमिशन किसके ले रहे हैं हम, ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डीएसपी जो होते हैं उनकी रैंक से बिलो की ऑफिसर नहीं होना चाहिए, जिसकी परमिशन ले रहे हैं वो डीएसपी रैंक का बंदा होना चाहिए, उनसे ऊपर के ऑफिसर्स होने चाहिए। ठीक है। उनसे हम क्या लेते हैं, प्रायर परमिशन लेते हैं जब हम किसी को अरेस्ट करते हैं। कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम अरेस्ट जब कर रहे हैं तो डीएसपी साहब की परमिशन ले रहे हैं, अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट कितनी है, 3 ईयर है, 3 साल तक की पनिशमेंट है, लेस देन 3 ईयर है, सॉरी थी, लेस देन 3 ईयर, 3 साल तक की पनिशमेंट है, और वो बंदा कौन है, या तो इन्फर्म पर्सन है, ठीक है, इन्फर्म सिक है, अनेबल है वो, ठीक है, या फिर वो क्या है, अबव द एज ऑफ 60 ईयर, ठीक है, 60 साल के ऊपर का जो भी व्यक्ति है उसको क्या नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर उसने कोई 3 साल का ऑफेंस, 3 साल तक के कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उसकी अरेस्ट नहीं की जाएगी जब तक कि प्रायर परमिशन नहीं मिल जाती है डीएसपी साहब से। ठीक है। तो ये हमारा 35 क्लियर हो गया अरेस्ट के बारे में कि किस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे 36 बोलता है। 36 में क्या बोल रहा है, 36 एंड 37 38 ये हमारे वो प्रोविजंस हैं जिसमें हम उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं। सॉरी। ठीक है। देखो 36 में क्या बोल रखा है, प्रोसीजर दे रखा है कि अरेस्ट किस तरीके से किया जाएगा एंड जो ऑफिसर जो अरेस्ट कर रहा है उनकी ड्यूटीज क्या है। ठीक है। देखो इसमें बोल रखा है कि एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एन अरेस्ट, जब कोई भी पुलिस ऑफिसर जब अरेस्ट कर रहा है तो वियर एन एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। वो बियर करेगा कोई एक्यूरेट एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन को बियर करेगा ऑफ हिज नेम विच विल फैसिलिटेट इजी आइडेंटिफिकेशन, जिससे कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है जो पब्लिक के द्वारा उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये वो भी जो ये बंदा है ये पुलिस ऑफिसर है, इस रैंक का है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, प्रिपेयर करेगा मेमोरेंडम ऑफ द अरेस्ट विच
शैल बी, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, एक मेमोरेंडम प्रिपेयर करेंगे, अरेस्ट का एक मेमोरेंडम प्रिपेयर करेंगे, विच शैल बी, जो कि किया जाएगा, अटेस्टेड किया जाएगा, एटलीस्ट वन विटनेस के द्वारा उसको क्या किया जाएगा, अटेस्ट किया जाएगा। ठीक है, देखो जो भी वो मेमोरेंडम प्रिपेयर कर रहे हैं उसको कम से कम एक विटनेस के द्वारा उस पर अटेस्टेड किया जाएगा। अटेस्टेड मतलब उसके सिग्नेचर्स किए जाएंगे। हु इज अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द पर्सन अरेस्टेड, अब जिस पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं उसका फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, जो भी विटनेस है वो उसका फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, और रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज मेड। लेकिन वो भी हो सकता है जहाँ जिस जिस जगह उस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, अगर वहाँ कोई फैमिली मेंबर नहीं है या कोई भी सिचुएशन है, तो वहाँ का जो भी रेस्पेक्टेबल जो मेंबर होगा ना उस लोकेलिटी का, उस पर्सन के क्या हो जाएगा, अटेस्टेड किया जाएगा उस पर्सन के द्वारा। सेकंड क्या बोल रखा है, काउंटर साइनिंग बाय द पर्सन अरेस्टेड, अब जिस पर्सन ने उसको अरेस्ट किया, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है ना पुलिस ऑफिसर के द्वारा, उस पर्सन के उस पर क्या रहेंगे, सिग्नेचर्स किए जाएंगे, काउंटर साइन किए जाएंगे। देखो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, पहले हम बोल रखा है कि वियर करेगा एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन, जिससे कि इजीली तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। बी में क्या बोल रखा है कि प्रिपेयर करेगा एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, एक मेमोरेंडम अरेस्ट का मेमोरेंडम प्रिपेयर करेगा, जिसमें एक विटनेस के कम से कम एक विटनेस के उसमें सिग्नेचर्स चाहिए होंगे। अब वो जो एक विटनेस है ना, वो उस अरेस्टेड पर्सन का फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, या फिर जिस लोकेलिटीज के अंदर उसको अरेस्ट किया गया है, जिस प्लेस पे, वहां के कोई भी रिस्पेक्टेबल मेंबर्स हो सकते हैं जो उस पे अटेस्ट कर रहे हैं विटनेस के तौर पर। ठीक है, और सेकंड क्या बोल रखा है कि जो भी पर्सन अरेस्टेड पर्सन है जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, उसके काउंटर साइन किए जाएंगे उस मेमोरेंडम के ऊपर। ठीक है, सी क्या बोल रखा है, इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय द मेंबर ऑफ हिज फैमिली दैट ही हैज अ राइट टू हैव रिलेटिव्स फ्रेंड्स एंड एनी अदर पर्सन नेम्ड बाय हिम टू बी इन्फॉर्म्ड हिज अरेस्ट। देखो अब इसमें बोल रखा है कि अगर किसी को एक तो घर से अरेस्ट किया जाता है, तो वो तो इजीली है कि सभी को पता है, मेंबर्स को पता है, उसके फैमिली मेंबर्स को पता है। लेकिन अगर किसी पर्सन को घर से नहीं बल्कि कहीं और से उसको अरेस्ट किया जाता है, तो ये उसके पास राइट है कि पुलिस वाले उसको ये राइट बताएंगे, उसको अपॉर्चुनिटीज देंगे कि आप जो है इन्फॉर्म कर सकते हो अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, और किसी पर्सन को जिसको भी आप अरेस्ट इन्फॉर्म करना चाहते हो, अपने अरेस्ट के बारे में उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेमोरेंडम में उसके फैमिली मेंबर का अटेस्टेशन ले लिया, तो वहां ये इन्फॉर्मेशन वाले राइट की नीड नहीं होती है। ठीक है, 37 क्या बोल रखा है, डेजिग्नेटेड ऑफ पुलिस ऑफिसर, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, इसमें बोल रखा है, देखो द स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टैब्लिश करेगी क्या, पुलिस कंट्रोल रूम्स होंगे कहाँ, एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होंगे और स्टेट लेवल पर भी होंगे। ठीक है, स्टेट लेवल पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, बस इतना ही है, ए के अंदर तो पुलिस कंट्रोल रूम होंगे, एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होंगे, एट स्टेट लेवल के अंदर। देखो बी में क्या बोल रखा है, डेजिग्नेट अ पुलिस ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड इन एवरी पुलिस स्टेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ द असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम्स एंड द एड्रेस ऑफ द पर्सन अरेस्टेड, नेचर ऑफ द ऑफेंसेस एंड offenses which with which charged, and which shall be prominently displayed in any manner including the digital modes in every police station at the district headquarter। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एसआई जो होते हैं उस रैंक का कोई भी बंदा हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर डेजिग्नेट करेगी, जिसका काम क्या होगा, हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर मेंटेनिंग करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आई है। ठीक है, तो जो भी पर्सन है उसको रिसीव, जिसको अरेस्ट किया गया उसका नाम एंड एड्रेस के रिगार्डिंग में उसके मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, एंड नेचर क्या है ऑफेंसेस का, ये सारी चीजें मेंटेन करके रखेगा जिस ऑफेंस के लिए उसको चार्ज किया गया है। विच शैल बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड, और ये सारी चीजें डिस्प्लेड की जाएंगी इन द मैनर, चाहे वो किसी मैनर में के अंदर की जाएंगी, इंक्लूडिंग डिजिटल मोड पे भी। ठीक है, जो भी हमारा डिजिटल मोड होता है उस उसके द्वारा भी जो भी अरेस्ट किया गया है पर्सन, उसका नेम एड्रेस एंड उसका नेचर ऑफ ऑफेंसेस, कौन सा ऑफेंस उसने कमिट किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड की जाएगी किसी मैनर में, जिसमें डिजिटल मोड भी इंक्लूड है, इन एवरी पुलिस स्टेशन के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। ठीक है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये भी हमारा न्यू ऐड किया गया है, ये हमारे जो भी सीआरपीसी था उसके अंदर नहीं इंक्लूड किया था। ठीक है, 38 क्या बोल रखा है, राइट ऑफ द पर्सन अरेस्टेड टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग द इंटरोगेशन। इसमें बोल रखा है व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड इंटरोगेटेड बाय द पुलिस, जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया, इंटरोगेट किया जा रहा है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो ही शैल बी एंटाइटल्ड टू मीट
एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस, तो उसके पास राइट होता है कि वो अपने जो भी चॉइस के एडवोकेट्स होते हैं उनसे क्या कर सकते हैं, मिल सकती है, मीट अप एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। ठीक है, ये उनका राइट है। ड्यूरिंग द इंटरोगेशन, इंटरोगेशन के दौरान जो भी पर्सन अरेस्टेड किया गया है वो डिमांड कर सकता है कि मेरा एडवोकेट आएगा तभी हम इंटरोगेशन करेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पूरे इंटरोगेशन में है इसी जो भी एडवोकेट हो उसकी प्रेजेंस पूरे इंटरोगेशन के टाइम पे जरूरी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है 39, अरेस्ट ऑन द रिफ्यूजल गिविंग नेम एंड एड्रेस। ठीक है, देखो व्हेन एनी पर्सन इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर हैज कमिटेड और हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, या तो उसने पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में किया है या कोई इन्फॉर्मेशन है ऐसी कि उसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, एंड जब उसको डिमांड किया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा उसका नाम और एड्रेस देने से, तो वो क्या कर देता है, रिफ्यूज कर देता है अपना नाम और एड्रेस देने से उस पुलिस ऑफिसर को। अगर उस ऑफिसर को लगता है, रीजन टू बिलीव है कि ये जो भी उसने अपना नाम या एड्रेस जो भी, अगर पहले तो रिफ्यूज कर रहा है वो देने से, लेकिन अगर नाम और एड्रेस दिया भी है और जहां पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये कैसा है, फॉल्स है, तो ही मे बी अरेस्टेड किया जा सकता है उसको बाय द सच ऑफिसर के द्वारा, इन ऑर्डर दैट जब तक वो अपना नाम एंड जो भी रेजिडेंस है वो असर्टेन नहीं कर देता है तब तक उसको क्या किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, when the true name and the residence of the persons has been ascertained, he shall be released on the bail and the bail bond to appear before the magistrate if so required। देखो पहले तो बोल रहा है कि अगर किसी पर्सन ने क्या किया है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, या तो पुलिस वाले की प्रेजेंस में किया है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन उसको मिली थी। ठीक है, तो जब वो उससे डिमांड कर रहा है उसके नेम एंड एड्रेस की और वो बंदा रिफ्यूज कर देता है जो भी पर्सन है, या फिर वो दे रहा है तो फॉल्स फॉल्स अपना नेम और एड्रेस दे रहा है, तो जब तक कि उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा जब तक कि वो अपना नाम और जो भी रेजिडेंस है वो असर्टेन नहीं कर लेता। और जब सबसेशन सेकंड क्या बोल रखा है, जब उसका ट्रू नेम और एड्रेस अगर उसका असर्टेन हो जाता है तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा ऑन द बॉन्ड, और बेल बॉन्ड भरवा कर उससे कि अगर फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ती है तो उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इफ द सच पर्सन इज नॉट रेजिडेंट्स, अगर वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, फॉरेनर है, तो जो बेल बॉन्ड भरा जाएगा ना, उसको जो श्योरिटी होगा वो कौन होना चाहिए, कम से कम इंडिया का श्योरिटी होना चाहिए, जो उसकी श्योरिटी दे रहा है उसके बिहाफ पे वो इंडिया का श्योरिटी होना चाहिए। ठीक है, थर्ड बोल रखा है कि अगर ट्रू नेम ऑफ द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन इज नॉट असर्टेन, अगर नहीं होता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, और उसको पुलिस कस्टडी में 24 आवर्स से ऊपर हो चुके हैं, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, जो भी है और वो फेल हो गया अपना बॉन्ड और बेल बॉन्ड भरवाने में, तो वो क्या करेंगे, सफिश फर्निश सबमिट करने में, तो इसको क्या कर देंगे, ही शैल फोर्थ फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होंगे जिनके पास जुरिडिक्शन है उनके पास उसको भेज दिया जाएगा। क्योंकि पुलिस की पावर बस इतनी होती है कि वो किसी बंदे को 24 आवर्स के लिए ही क्या कर सकते हैं, डिटेन या अरेस्ट करके रख सकते हैं, उसके बाद उनको मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करना होता है। तो अगर कोई पर्सन ऐसा है जो अपना नाम और रेजिडेंस नहीं बताता है, तो जो भी बेल बॉन्ड वगैरह नहीं भरता है या श्योरिटी फर्निशेस नहीं करता है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर दिया जाएगा विद इन द 24 आवर्स के अंदर अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है 40, अरेस्ट बाय द प्राइवेट पर्सन इन द प्रोसीजर ऑन द सच अरेस्ट। देखो अरेस्ट जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी सिचुएशन होती है जैसे प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, तो एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्ट एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिट अ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस और कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो क्या करता है, किसी भी पर्सन की प्रेजेंस में क्या कर रहा है, कोई नॉन बेलेबल या कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है, और क्या है, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। ठीक है, एंड विदाउट अननेसेसरी डिले बट विद इन द 6th hour फ्रॉम सच अरेस्ट shall make over or cause to be made over any person so arrested to the police officer, or in the absence of the police officer take such person or cause to him to be taken in the custody nearest police station। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि कोई भी प्राइवेट पर्सन की प्रेजेंस में अगर कोई भी बंदा क्या करता है, कोई नॉन बेलेबल है कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है, या वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तीन चीजें हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, या फिर क्या है, हमारा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। अगर वहाँ रीजनेबल सस्पेशन है कि उसने कोई नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो जो पर्सन प्राइवेट पर्सन है वो बिना अननेसेसरी डिले, ठीक है, और जिस टाइम से उसको अरेस्ट, जब उसको अरेस्ट किया उसके 6 आवर्स के अंदर अंदर उसको क्या कर देगा, मेड ओवर कर देगा या मेक ओवर कर देगा, पुलिस जो भी पुलिस ऑफिसर है उनके पास उसको उनको मतलब पुलिस की कस्टडी में उसको सौंप देंगे। लेकिन अगर वहाँ कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है जो भी जुरिडिक्शन है उसके अंदर, तो जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहाँ उसकी कस्टडी में दे देंगे उसको। ठीक है, ये जो हमारा टाइम पीरियड है बट विद इन द 6th hours फ्रॉम द सच अरेस्ट, ये हमारा न्यूली एडेड है, इससे पहले जो हमारा 43 था सीआरपीसी के अंदर, उसके अंदर ऐसा कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं था, तो ये आपको ध्यान रखने की चीजें हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, इफ द पर्सन इज अ रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1 ऑफ 35, तो पुलिस ऑफिसर शैल टेक हिम द कस्टडी। तो इसका री अरेस्ट है एक तरीके से। ये जो सब सेक्शन है, ये री अरेस्ट के बारे में बात करता है कि जब उसने प्राइवेट पर्सन ने उसको, जब उसकी पुलिस ऑफिसर को उसकी कस्टडी दे दी थी, तो तब उसको पुलिस ऑफिसर को अगर लगता है कि ये जो भी बंदा है जिसने ऑफेंस कमिट किया है, ये सेक्शन 35 की सबसेक्शन 1 के अंदर अगर ये फॉल करता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको दोबारा से अरेस्ट कर लेगा, उनको अपने, और उसको क्या कर लेगा, अपनी कस्टडी में ले लेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द पर्सन इज देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट कमिटेड अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर ये रीजन टू बिलीव हो जाता है कि जो भी पर्सन अरेस्ट किया गया प्राइवेट पर्सन के द्वारा, उसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, और वो अपना नाम और जो भी एड्रेस है वो रिफ्यूज कर देता है जब पुलिस ऑफिसर उससे डिमांड कर रहा है, या फिर वो जो है फेक फॉल्स अगर अपना नाम और एड्रेस देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, तो ही शैल बी डील्ड विद द प्रोविजन 39 की जो प्रोविजंस है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाएगा, डील किया जाएगा। बट इफ देयर इज नो सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट कमिटेड ऑफेंस, अगर यहाँ कोई रीजन टू बिलीव नहीं है कि उसने कोई सफिशिएंट रीजन टू बिलीव नहीं है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, एट वंस रिलीज। उसको एक बारी में क्या कर दिया जाएगा, उसको एक बार छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा बोल रखा है कि अरेस्ट किसके द्वारा किया जाएगा, हमारे मजिस्ट्रेट साहब भी क्या अरेस्ट कर सकते हैं। तो देखो इसमें बोल रखा है कि व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट, वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। मजिस्ट्रेट साहब कौन हो सकते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब भी हो सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब भी हो सकते हैं। अगर उनकी प्रेजेंस में क्या हो रहा है, विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन, और उनके जुरिडिक्शन में कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है, तो ही में हिमसेल्फ अरेस्ट कर सकते हैं, या तो वो खुद से अरेस्ट कर सकते हैं, और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर, या ऑर्डर दे सकते हैं किसी पर्सन को कि आप उसको अरेस्ट कर दीजिए। एंड मे दे अपॉन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस देयर एंड कंटेन एज टू द बेल कमिट्स द ऑफेंडर टू द कस्टडी। अगर उसमें बेल का प्रोविजन है, तो वो सारी चीजें करके उसको ऑफेंडर को कर देंगे, कस्टडी में भेज देंगे। ठीक है। सबसे सेकंड क्या बोल रखा है, एनी मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव जुडिशियल मे एट एनी टाइम अरेस्ट एंड डायरेक्ट द अरेस्ट इन हिज प्रेजेंस विद इन लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एनी पर्सन हुज अरेस्ट हैज बीन कॉम्पिटेंट एट द टाइम इन सर्कमस्टांसेस टू इशू अ वारंट। जो भी वारंट वगैरह इशू कर देंगे उसमें, ठीक है, उसके अरेस्ट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 42, इसमें बोल रखा है प्रोटेक्शन द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम द अरेस्ट। कि आर्म्ड मेंबर जो होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर होते हैं, क्या उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है क्या? जैसे जनरल एक नॉर्मल इंसान को, जो भी पर्सन होता है उनको अरेस्ट किया जाता है, क्या ऐसे आर्म्ड फोर्सेस को भी अरेस्ट कर सकते हैं क्या? तो देखो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट 34 35, 35 में 39 से लेके 41 में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। नो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन शैल बी अरेस्टेड, मतलब आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा फॉर एनीथिंग डन और पर्पटेड टू बी डन बाय हिम इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, जब तक उनकी जो भी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए वो कोई भी एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट आफ्टर द ऑब्टेनिंग अ कंसेंट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज की सहमति नहीं दे देती है, तब तक उनको क्या नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। And the state government may by notification direct that the provisions of the subsection 1 shall apply to the such class in the category of the member of force charged with the maintenance of the public order as may be specified therein, wherever they may be serving or thereupon provision of the that subsection shall apply as if they for the expression central government occurring when the expression state government were substituted। देखो इसमें क्या बोल रखा है, सिंपल सी बात है इसमें है कि फर्स्ट में बोल रखा था कि अगर कोई भी मेंबर है आर्म्ड फोर्सेस के, अगर कोई अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए, ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए कोई भी एक्ट करते हैं, तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें अपनी कंसेंट नहीं देते। सेकंड क्या बोल रखा है कि अगर कोई ऐसी है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको जो डिप्लॉयड किया जाता है ना, स्टेट में कोई चीज मेंटेन करनी होती है, पब्लिक पीस को मेंटेन करना होता है, ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जब करते हैं, तो आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉयड किया जाता है स्टेट लेवल पर। तो जब वो स्टेट के जो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, तो वो क्या है, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की, जैसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट की रिक्वायरमेंट थी, तो अब स्टेट गवर्नमेंट की अगर ऐसे किसी ऑफिसर्स पे, जिनको आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स पे, जिनको डिप्लॉयड किया गया है स्टेट की मेंटेनेंस करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो वहां स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट की आवश्यकता होती है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर कंसेंट देती है तभी उनको अरेस्ट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो देखो 43 क्या बोल रखा है कि अरेस्ट हाउ मेड, ठीक है, अरेस्ट किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन मेकिंग द सेम शेल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन, ठीक है, क्या करेंगे, उसको एक्चुअली टच करेंगे उसके बॉडी को एंड उसको कन्फाइन करेंगे।
ठीक है, पर्सन टू बी अरेस्टेड, जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, अनलेस देयर इज अ सबमिशंस ऑफ द कस्टडी बाय द वर्ड्स और एक्शन। अगर जो भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया जा रहा है ना, अगर वो अपनी कस्टडी बाय वर्ड्स और एक्शन से दे देता है, मतलब खुद ही वो अरेस्ट हो जाता है, तो वहां पे उसको कन्फाइन करने की, उसको टच करने की नीड नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अगर वो अपने वर्ड्स के द्वारा या अपने एक्शंस क्या हो जाता है, खुद ही अरेस्ट होने के लिए रेडी है। ठीक है। अब इसमें प्रोवाइसो क्या बोल रखा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ वुमन इज टू बी अरेस्टेड अनलेस द सर्कमस्टांसेस इंडिकेट टू द contrary, her submission to the custody on an oral intimation of the arrest shall be presumed, and unless the circumstances otherwise require, or unless the police officer is a female, the police officer shall not touch the persons to be person of the woman of for making the arrest। देखो वुमेन के रिगार्डिंग क्या दे रखा है कि वुमेन का जो ओरल इंटिमिडेशन होता है ना, वही क्या होता है, अगर वो सबमिट कर देती है अपने आप को जो भी कस्टडी के लिए, अगर सबमिशन ओरल इंटिमिडेशन के द्वारा कर रही है, तो वही उसका क्या माना जाएगा, सबमिशन माना जाएगा, और उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा वुमेन को। और दूसरी क्या बोल रखा है कि पुलिस ऑफिसर जो होनी चाहिए, फीमेल को जब अरेस्ट कर रहे हैं तो फीमेल पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए। जो भी मेल जो भी होंगे वो क्या नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते, जब तक कि फीमेल वुमेन पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट नहीं करती, मेल उसको टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है। And then if the such person forcibly resists to endeavor to arrest him or attempt to evade the arrest, such police officer or other persons may use all the means necessary टू द इफेक्ट ऑफ अरेस्ट। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है कि अगर कोई पर्सन क्या करता है, फोर्सिबली रेसिस्ट करता है अपने अरेस्ट को, या अटेम्प्ट करता है अरेस्ट को इवेड करने से, तो जो भी पुलिस ऑफिसर है या जो भी अदर पर्सन जो अरेस्ट कर रहे हैं उसको, वो ऑल जितने भी नेसेसरी मीन्स होते हैं ना उसके अरेस्ट को इफेक्ट करने के लिए, मतलब उसको अरेस्ट करने के लिए जितने भी नेसेसरी मीन्स है, वो क्या कर सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे अगर ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। जितने भी नेसेसरी मीन्स होते हैं, रीजनेबल जो होते हैं, उनको वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, द पुलिस ऑफिसर मे कीपिंग इन द व्यू द नेचर द ग्रेविटी द ऑफेंसेस एंड यूज द हैंडकफ while the making the arrest of a person and while producing such person before the court who is a habitually or repeated offender or who has escaped from the custody and who has committed offense of organized crime, terrorist act and drugs related crimes, illegal possession of the arms and ammunition, murder, rape, acid attack, counterfeiting of the coins and the currency notes, human trafficking, sexual offenses against the child of the and और ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। देखो उसमें क्या बोल रखा है कि पुलिस ऑफिसर जब क्या करते हैं, किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें ये इससे पहले जो सीआरपीसी था उसके अंदर ये प्रोविजन स्पेसिफिक नहीं था, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक मेंशन कर दिया गया है कि जब कोई भी पुलिस ऑफिसर जब किसी पर्सन को अरेस्ट करता है ना, तो वहां पे क्या देखता है, वो जो नेचर एंड ग्रेविटी है ऑफेंसेस की, उसको कंसीडर करते हुए उसको क्या करता है, हैंडकफ करता है। जो भी हथकड़ी बनाते हैं किसी भी अक्यूज पर्सन को, तो वो हथकड़ी कब पहनाते हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं, हर सिचुएशन में जरूरत नहीं होती है हैंड कफिंग की। ठीक है, लेकिन कौन कौन से केसेस होते हैं, तो मेकिंग द अरेस्ट ऑफ द पर्सन वेल प्रोड्यूसिंग, या उसको अरेस्ट कर रहे हैं, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं कोर्ट के सामने, तो एक हैबिचुअल ऑफेंडर होता है या फिर रिपीट ऑफेंडर होता है, उसके लिए पहना सकते हो। जो एक्सकेप कर रहा है, कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा है उसको, या जिसने कोई ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिस्ट एक्ट, ड्रग्स रिलेटेड क्राइम्स, इलीगल पोजेशन किया है, आर्म्स और एम्यूनिशन का, मर्डर, रेप, एसिड अटैक, काउंटरफेटिंग, कॉइन्स, करेंसी नोट्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रंस और द ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। ये सारे जो ऑफेंसेस के अगेंस्ट में, जो भी जिस भी पर्सन के अगेंस्ट में हुए हैं, उस पर्सन को क्या किया जाता है, उसको हैंड कफिंग की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, नथिंग इन दिस सेक्शन गिव अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन हु इज नॉट अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद द डेथ और इम्प्रिजन फॉर लाइफ। देखो अब यहाँ पे किसी भी पुलिस ऑफिसर को ये राइट नहीं मिल जाता कि किसी की अरेस्ट सिक्योर करने के लिए, किसी को अरेस्ट करने के लिए उसकी डेथ कॉज कर दी जाती है, जहां वो पर्सन जो भी अक्यूज पर्सन है वो ऐसे ऑफेंस से पनिशेबल नहीं है जहाँ डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ नहीं हो। ठीक है। अगर ऑफेंस डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ से है और वहां उसकी अरेस्ट नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि वहाँ एनकाउंटर वाला प्रोसेस, वहां पे एनकाउंटर वाला जो भी प्रोविजन है वो आ जाए, वो उसमें उसको अरेस्ट करने के लिए अगर उसकी डेथ नेसेसरी होती है तो वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कुछ ऑफेंसेस हैं जिनमें डेथ और इम्प्रिजमेंट पनिशेबल नहीं है, जैसे थेफ्ट हो गया, ठीक है, नॉर्मल पनिशमेंट होती है, उसके अंदर ग्रीवियस हर्ट हो गया, ऐसे किसी अक्यूज को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो वहां उनके पास राइट नहीं है कि वो उसकी डेथ कॉज कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नो वुमन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर द सनसेट एंड बिफोर सनराइज एंड वेयर द सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट द वुमेन पुलिस ऑफिसर शैल while making a written report obtain the prior permission of the
prior permission of the magistrate of the first class within those whose local jurisdiction or the offense is committed or the arrest is made। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि हमने देखा था कि वुमेन को अरेस्ट करने के लिए पुलिस वुमेन ऑफिसर की जरूरत होती है, एंड जब उसका अरेस्ट कर रहे हैं तो हम बिफोर आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि वुमेन पुलिस ऑफिसर क्या, ठीक है, तो जो भी वुमेन पुलिस ऑफिसर है वो रिटन परमिशन लेती हैं, किससे लेंगी? मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से रिटन परमिशन लेने के बाद में, प्रायर परमिशन लेने के बाद ही क्या कर सकती हैं? अरेस्ट कर सकती हैं। देखो 44 में क्या बोल रखा है, सर्च ऑफ द प्लेस एंटर बाय द पर्सन शॉट टू बी अरेस्टेड। पर जिस पर्सन का अरेस्ट करना होता है, अगर वो किसी प्लेस के अंदर एंटर कर गया तो किस तरीके से सर्च करेंगे? तो इफ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द वारंट ऑफ अरेस्ट, मतलब जिस पर्सन को वारंट इश्यू किया गया वो, या पुलिस ऑफिसर जिनके पास अथॉरिटी अरेस्ट करने की, हैज रीजन टू बिलीव दैट अ पर्सन टू बी अरेस्टेड हैज एंटर इनटू, जिस पर्सन को अरेस्ट करना है वो एंटर किया है किसी इनटू और इन विद इन एनी प्लेस, किसी प्लेस के अंदर, एनी पर्सन रिजाइडिंग इन, जिसमें कोई पर्सन रिजाइड करता है, और बीइंग इंचार्ज, जो भी उसका इंचार्ज है, या तो पर्सन रिजाइड करता है कोई पर्सन उसमें, या रिजाइड करता है उस प्रेमाइसिस पे जहाँ पे वो अक्यूज पर्सन एंटर हुआ है। Such place shall, on demand of such person acting as aforesaid or such police officer, जब police officer उससे डिमांड करेंगे, allow him free ingress thereto or afford all the reasonable facilities which for a search therein। ठीक है, तो वो उस जो भी इंचार्ज है उसका या जो पर्सन रिजाइड करता है उसको डिमांड करेंगे कि आप हमको अलाउ करें कि हम इसमें एंटर कर सकें प्रोपाइसिस में, और जो भी रीजनेबल फैसिलिटीज है सर्च के रिगार्डिंग वो उसको प्रोवाइड की जाए, पुलिस ऑफिसर या जो भी पर्सन जिसको वारंट इशू किया गया था। ठीक है, if the ingress to the such place cannot be obtained under the subsection, it shall be lawful in any case for the person acting under the warrant, and in any case in which the warrant may be issued but cannot be obtained without affording a person to be arrested an opportunity of escape for the police officer to enter such place and search therein, and in order to affect the entrance into such place to break open। देखो यहाँ तक समझते हैं हम, यहाँ तक क्या कह रहा है देयर इन सब। तो उसमें बोल रखा है कि अगर उसको इंग्रेस प्रोवाइड नहीं की जाती, जब वो डिमांड करते हैं, अगर उनको नहीं दी जाती है, उनको एंट्री होने की परमिशन नहीं होती, या फिर जो पुलिस वालों को, जो भी पर्सन जो जिसको वारंट इशू किया है उसको एंटर, अगर एंट्री नहीं मिलती है उसको, जो जब वो डिमांड करते हैं उनको एंट्री नहीं मिलती है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि जो भी पर्सन, जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसको एस्केप होने से करने के लिए क्या कर सकते हैं वो, इन ऑर्डर टू अफेक्ट द एंट्रेंस इनटू द सच प्लेसेस, तो उसमें एंटर होने के लिए टू ब्रेक ओपन कर सकते हैं द आउटडोर इनर डोर और द डोर ऑफ द विंडो को क्या कर सकते हैं, जो भी इनर डोर है या आउटडोर है उसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। वेदर दैट ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड और एनी अदर पर्सन, जिस पर्सन को अरेस्ट करना होता है उसको, या फिर जो भी पर्सन है, इफ आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ हिज अथॉरिटी एंड द पर्पसेस एंड डिमांड ऑफ एडमिटेंस ड्यूली मेड, ही कैन नॉट अदरवाइज ऑब्टेन द एडमिटेंस, जब उसको एडमिटेंस नहीं मिलती है तो वो क्या कर सकते हैं, यही काम करेंगे। जैसे सीआईडी में दिखाते थे ना, जैसे दया क्या करता था, जैसे उनको एंट्री नहीं मिलती थी किसी प्रमाइसिस के अंदर, किसी प्लेस या हाउस के अंदर नहीं मिलती थी, तो दया क्या करता था, उसको दरवाजे को तोड़ के एंट्री करते थे। तो ये पुलिस वालों के लिए अलाउड होता है कि अगर जब उन्होंने डिमांड की है, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी दी है, ये सारी चीजें नहीं होती हैं, देन उस पर्सन की एस्केप को प्रिवेंट करने के लिए ये नेसेसरी हो जाता है कि वो किसी भी मीन्स के द्वारा किसी भी तरह से क्या करें, उसमें एंटर हो जाए। Provided that if any such place is an apartment in the actual occupation of a female and who according to the custom does not appear in the public, and such person or the police officer shall before entering such apartment give notice to the such female that she is at liberty to withdraw, and shall afford her every reasonable facility for withdrawing, and may then break open the apartment or the and enter in। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि अगर कोई ऐसे प्रमाइसेस जिसमें वो एंटर कर रही है, जहाँ अक्यूज पर्सन एंटर कर चुका है, ऐसे में पुलिस वाले अगर एंटर कर रहे हैं, कोई पर्सन जिसको वारंट इशू हुआ है, अगर वो एंटर कर रहा है, और वो ऐसी कोई प्लेस पे कौन है, कोई फीमेल है, किसी एक्चुअल ऑक्यूपेशन किसका है, किसी फीमेल का है, और जो ऐसी फीमेल है जो कि कैसी है, ठीक है, कोई फीमेल है और वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स उसको मतलब जो भी उसके कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपीयर नहीं हो सकती, पर जो भी पब्लिक में नहीं होती, पर्दा नशीन होती है ना, उस तरीके की कोई वुमेन है। ठीक है, तो जब कोई भी पुलिस ऑफिसर पर्सन जब एंटर करते हैं तो उसको नोटिस देते हैं उस फीमेल को कि आपको आप क्या कर सकते हैं, वहां से जा सकते हैं, आपको उसको उनको लिबर्टी दी जाती है कि वो अपने आप को वहां से विड्रॉ कर ले, उसको विड्रॉइंग होने के लिए उसको रीजनेबल फैसिलिटी दी जाती है, एंड देन उसके बाद में अपार्टमेंट वो क्या है, जो भी इंटर वगैरह है उसमें ब्रेक करके उसमें एंटर किया जाता है।
Any police officer or any other person authorized to make an arrest may break open any outdoor inner door or the window of the house or the place in the order to liberate himself. अपने आप को भी liberate करने के लिए, जैसे अगर कोई भी accused person है जिसको पकड़ने के लिए वो उसमें एंटर हुए थे और वो उन्हीं को लॉक करके चला गया है। तो अपनी खुद की लिबर्टी के लिए वो क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ऐसी जो भी है ब्रेक ओपन कर सकते हैं, जो भी आउटडोर इनर डोर है, विंडो वगैरह है, ऐसी को अदर पर्सन हु मे बी लॉफुली एंटर टू द पर्पस ऑफ मेकिंग द अरेस्ट, जो भी लॉफुली एंटर किए गए थे उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, डिटेन करने के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को पुलिस ऑफिसर या जो पर्सन जिसको वारंट एग्जीक्यूट किया गया है, वो अपने खुद के लिबर्टी के लिए क्या कर सकता है, ब्रेक ओपन कर सकते हैं। ठीक है। 45 में क्या बोल रखा है, परसू टू द ऑफेंडर इनटू अदर जुडिक्शन, इसे बोल रखा है। देखो इसमें सीधी सीधी सी बात है कि अक्यूज पर्सन जिसको अरेस्ट करना होता है ना, वो इंडिया के किसी भी पार्ट में कहीं भी चले जाए पूरे इंडिया में, उसको वहीं से अरेस्ट किया जाएगा। एनी पुलिस ऑफिसर मे फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन हु इज अथोराइज्ड टू अरेस्ट, जिसका अथोराइज्ड है कि उसको अरेस्ट करना है, परस्यू सच पर्सन इनटू एनी प्लेस इन इंडिया, कहीं से भी उसको अरेस्ट करके लेके आ सकते हैं। ठीक है। नो अननेसेसरी रिस्ट्रेन, द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू द मोर रिस्ट्रेन देन इट नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप, उसकी एस्केप को प्रिवेंट करने के लिए जितना उसका रिस्ट्रेन जरूरी है ना, सिर्फ उतना ही रिस्ट्रेन उसे अप्लाई किया जाएगा, अननेसेसरी तरीके से उसको डिटेन नहीं किया जाएगा। 47 बोल रखा है, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट एंड राइट टू द बेल। देखो सिंपल सी बात होती है, जब किसी भी पर्सन को जब अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटीज होती है कि वो क्या करेंगे, उस पर्सन को बताएंगे कि आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को, जो भी अपनी फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म कर सकते हो। और अगर वो ऑफेंस कैसा है, बेलेबल ऑफेंस है, तो उसको ये भी बताया जाएगा कि आप क्या कर सकते हो, बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड देन रिलीज हो सकते हो बेल के ऊपर। ठीक है। देखो एवरी पुलिस ऑफिसर अदर पर्सन अरेस्टिंग एनी पर्सन विदाउट वारंट शेल विद फोर्थ विद कम्युनिकेट टू हिम फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंसेस, जो जिन ग्राउंड्स के ऊपर जो भी पर्टिकुलर्स हैं मैटर के रिगार्डिंग, वो सारे उसको कम्युनिकेट किए जाएंगे फॉर द ऑफेंसेस फॉर विच ही इज अरेस्टेड, जिसके लिए उसको अरेस्ट किया गया है, जो ग्राउंड से अरेस्ट है वो सारे उसको इन्फॉर्म किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट बोल रखा है, व्हेन द ऑफिसर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन अदर देन द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बिलेबल ऑफेंस, अगर कोई भी पर्सन है जिसने ऐसा ऑफेंस नहीं किया है, नॉन बिलेबल ऑफेंस नहीं किया है उसने, मीन्स बिलेबल ऑफेंस उसने कमिट किया है, तो ही शैल बी इन्फॉर्म किया जाएगा दैट द पर्सन अरेस्टेड, दैट जो पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्म करेगा पर्सन अरेस्टेड को, दैट ही इज एंटाइटल्ड है कि वो उसको रिलीज कर दी जाए बेल पे, एंड दैट ही में अरेंज कर सकता है श्योरिटीज वगैरह के लिए, अरेंज अरेंज जो भी श्योरिटीज वगैरह है वो अरेंज करके वो क्या कर सकता है, ऐसा बेल पे रिलीज हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, 48 में ऑब्लिगेशन द पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू बी इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एंड टू द रिलेटिव्स ऑफ फ्रेंड्स। देखो इसमें बोल रखा है, एवरी पुलिस ऑफिसर द पर्सन मेकिंग एन अरेस्ट अंडर दिस संहिता शेल फोर्थ विद गिव इन्फॉर्मेशन, देंगे उसको रिगार्डिंग सच अरेस्ट के रिगार्डिंग एंड द प्लेस वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज बीइंग हेल्ड to any of his relatives, friends and such other persons as may be disclosed nominated by the arrested person, मतलब जो भी उसका अरेस्ट किया जा रहा है, कहाँ से उसको अरेस्ट कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए उसको बोलेंगे कि आप वो उसके जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी उसके जो भी पर्सन, जो फिर उसके अदर पर्सन हो गए, जो उसके फैमिली वगैरह के हो गए, उनको क्या करेगा, वो डिस्क्लोज करेगा, और जो भी इसी पर्सन को वो नॉमिनेट करता है अरेस्टेड पर्सन, तो उसको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एंड ऑल्सो टू द डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को भी दी जाएगी। ये जो चीज है कि इंफॉर्मेशन अरेस्टेड पर्सन के अलावा डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को दी जा रही है, ये हमारे न्यू बीएनएसएस के अंदर ये ऐड हुआ है, ये इससे सीआरपीसी में जो ये प्रोविजन नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ हिज राइट्स अंडर सबसेक्शन 1 एज सून एज इज ब्रॉट टू द पुलिस ऑफिस स्टेशन, जब उसको पुलिस स्टेशन में लाया जाएगा ना, उसके बाद ही उसको इमीडिएटली उसको जैसे अरेस्ट कर लिया, इमीडिएटली उसको इन्फॉर्म किए जाएंगे सारी चीजें जो हमने सबसेक्शन 1 के अंदर देखी। ठीक है। एन एंट्री टू द फैक्ट्स एज टू हु हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द अरेस्ट एंड अरेस्ट ऑफ सच पर्सन शेल बी मेड इन द बुक। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि जब पुलिस ऑफिसर ने जो भी अरेस्ट किया है पर्सन, जब उसके रिलेटिव्स वगैरह को, जिस भी पर्सन को इन्फॉर्म किया है, उसकी रिकॉर्ड्स को वो क्या करेगा, एक जो भी बुक मिलती है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा, उस बुक के अंदर उसमें एंट्री करेगा कि इस पर्सन को मैंने इन्फॉर्म किया था, उस अरेस्टेड पर्सन के जो भी रिलेटिव है उसको इन्फॉर्म किया था। ये ड्यूटी होती है पुलिस ऑफिसर की कि वो बुक्स के अंदर मेंटेन करेंगे ये चीज। ठीक है। और नेक्स्ट ड्यूटी हमारी मजिस्ट्रेट साहब की आती है कि मजिस्ट्रेट साहब की ये ड्यूटी होती है कि जब उनके सामने उस अरेस्ट
अरेस्टेड पर्सन को प्रेजेंट किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा, तो वो ये सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ सबसेक्शन 2 और 3 हैज बीन कंप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू द अरेस्टेड पर्सन, कि जो भी हमारे सबसेक्शन सेकंड के अंदर या थर्ड के अंदर जो भी चीजें बोली गई, सेकंड में क्या बोल रखे थे कि जो भी इमीडिएटली उसको इन्फॉर्म किया जाएगा जब उसको पुलिस स्टेशन ला रहे हैं उसी टाइम पे उसको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है, सबसेक्शन 1 के रिगार्डिंग। एंड 3 में बोल रखे हैं कि जो भी जिस भी पर्सन को इन्फॉर्म किया उसका नाम वगैरह एंट्री की जाएगी बुक्स के अंदर, ठीक है, तो ये चीजें कंप्लाई हुई हैं कि नहीं हुई है, मजिस्ट्रेट साहब पहले ये चीज पे सेटिस्फाइड होने के बाद ही कोई फर्दर इसमें जो भी स्टेप्स लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बोल रखा है 49 में सर्च ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, वहां हम सर्च कर रहे थे प्लेसेस के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ हम सर्च कर रहे हैं अरेस्टेड पर्सन की। वेन एवर अ पर्सन इज अरेस्टेड by a police officer under the warrant which does not provide for the taking of bail, मतलब किसी ऐसे पर्सन को अरेस्ट किया गया है जिसको बेल नहीं प्रोवाइड की गई है, और अंडर द वारंट विच प्रोवाइड फॉर द टेकिंग ऑफ द बेल बट पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट फर्निश बेल, या फिर अगर कोई जिसको बेल प्रोवाइड करा दी गई है लेकिन वो फर्निश नहीं कर पा रहा है बेल को, क्योंकि वो चाहता नहीं होगा या उसके पास सफिशिएंट श्योरिटीज वगैरह नहीं होगी, दैट्स वाई वो क्या नहीं कर रहा है, फर्निश नहीं कर रहा है बेल को, ठीक है। एंड अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट वारंट और बाय द प्राइवेट पर्सन अंडर द वारंट एंड कैन नॉट लीगली बी एडमिटेड टू द बेल, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसको बिना वारंट के अरेस्ट किया गया है, ठीक है, और वो लीगली क्या नहीं कर रहा है, एडमिटेड, उसकी बेल को लीगली एडमिटेड नहीं किया जा रहा है, या फिर अनेबल है वो क्या करने में, फर्निश करने में बेल वगैरह को, अनेबल है वो, तो ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट और व्हेन द अरेस्ट इज मेड बाय द प्राइवेट पर्सन, जो भी ऑफिसर्स होते हैं या प्राइवेट पर्सन के द्वारा जब उसका अरेस्ट किया जा रहा है, द पुलिस ऑफिसर टू हुम ही मेक ओवर, तो जिस भी पुलिस ऑफिसर को उन्होंने मेक ओवर किया है ना उस पर्सन को, अरेस्ट पर्सन को, तो पर्सन को, तो वो क्या करेंगे, जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या करेगा, मे सर्च, में सर्च करेगा सच पर्सन्स को एंड द प्लेस इन द सेफ कस्टडी, जो भी उस पर्सन को सर्च करेगा एंड जो भी उससे ऑल जितने भी आर्टिकल्स उससे रिसीव होते हैं उन सबको सेफ कस्टडी में रख देंगे, अदर देन नेसेसरी बियरिंग अपेलेंस फाउंड, जो भी उसके नेसेसरी बियर्स होते हैं मतलब जो भी उसके क्लॉथ्स वगैरह उनको छोड़ के, फाउंड अपॉन हिम एंड वे, जितने भी आर्टिकल्स उसमें मिलते हैं कपड़े उसके जो भी क्लॉथ्स हैं उनको छोड़ के जितने भी आर्टिकल्स उनको मिलते हैं उनको सेफ कस्टडी में रख दिया जाएगा। वेयर एनी आर्टिकल इज सीज्ड फ्रॉम द अरेस्टेड पर्सन, जो भी आर्टिकल उससे सीज्ड किए जाएंगे उसकी एक रेसिप्ट शोइंग दैट आर्टिकल टेकन इन द पोजीशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर शैल बी गिवन टू द सच पर्सन, तो जो भी आर्टिकल्स उससे लिए गए हैं उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और उसकी जो रिसिप्ट होगी वो उस पर्सन को दी जाएगी जिससे वो रिसीव हुए हैं, ठीक है। whenever it is necessary to cause a female to be searched, जब फीमेल किसी फीमेल को सर्च करने की नीड होती है कि किसी फीमेल को सर्च करना है, नेसेसरी है वहां पे, तो सर्च शैल बी मेड बाय द अनदर फीमेल विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू द डिसेंसी, ठीक है, फीमेल के द्वारा अनदर फीमेल जो भी होगी उसके द्वारा उसको सर्च किया जाएगा विद डिसेंसी के साथ में किया जाएगा, विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू द डिसेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, पावर टू द सीज ऑफेंसिव वेपन्स, ऊपर जो भी है 49 के अंदर बोल रखे थे कि जो आर्टिकल से रिसीव हो रहे हैं उनको सीज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रखा है 50 में, द पुलिस ऑफिसर द पर्सन मेकिंग द अरेस्ट अंडर दिस संहिता में इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट इज मेड, जैसे उसका अरेस्ट हो गया ना इमीडिएटली क्या करेंगे वो, टेक फ्रॉम द पर्सन अरेस्टेड एनी ऑफेंसिव वेपन, अगर उसके पास में कोई ऑफेंसिव वेपन है तो उसको ले लेंगे, विच ही हैज बीन अबाउट हिज पर्सन एंड शैल डिलीवर ऑल द वेपन्स सो टेकन टू दी कोर्ट और ऑफिसर, और जितने भी वेपन्स होंगे जो भी लिए गए हैं वो कोर्ट और ऑफिसर को दे देंगे, एंड बिफोर विच और whom द ऑफिसर और द पर्सन मेकिंग द अरेस्ट इज रिक्वायर्ड बाय दिस संहिता, प्रोड्यूस कर देंगे उस पर्सन को, अरेस्ट पर्सन को, ठीक है, कोर्ट ऑफिसर के सामने वो वेपन्स वगैरह सीज करके वो डिलीवर कर देंगे, जो पर्सन है उसको भी प्रोड्यूस कर देंगे मजिस्ट्रेट साहब के पास, कोर्ट ऑफिसर जो है उनके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है 51, एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं कि एग्जामिनेशन किस तरीके से किया था, अक्यूज पर्सन का एग्जामिनेशन हुआ 51 में, अक्यूज पर्सन का होता है, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा होता है, तो देखो इसमें बोल रखा है व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ द सच नेचर एंड alleged to have been committed under such circumstances that there are reasonable ground for believing that the examination of his person will afford evidence of as to the commission of an offense, मतलब किसी पर्सन को अगर अरेस्ट किया गया है जिसमें ऐसे किसी ऑफेंस के कमीशन का चार्जेस लगे गए हैं या उस ऑफेंस का नेचर इस तरीके का है कि जहां उसका एडमिशन जरूरी है, क्योंकि जब उसका सॉरी एग्जामिनेशन उसका जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन करेंगे तभी हमें क्या मिल सकते हैं, कुछ एविडेंसेस इस तरीके से मिल सकते हैं, ठीक है, जो उसके ऑफेंस ऑफ कमीशन को शो कर सकते हैं, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी फैसिलिटेट कर सकते हैं एविडेंसेस वगैरह को, इट शोज टू बी लॉफुल
फॉर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब देखो, अगर एग्जामिनेशन लॉफुल हो रहा है ना, कब कैसे हो जाएगा वो, अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा किया जाएगा। जो भी एग्जामिनेशन है किसके द्वारा किया जाएगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा किया जाएगा, एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पब्लिक पुलिस ऑफिसर। ठीक है, वो किसकी रिक्वेस्ट पे काम करेगा, एनी पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगा। जो भी मेडिकल जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उससे रिक्वेस्ट कौन करेंगे, हमारे कोई पुलिस ऑफिसर करेंगे। एंड फॉर एनी पर्सन एक्टिंग इन द गुड फेथ ऑफ हिज एड एंड अंडर हिज डायरेक्शन, जो भी या फिर कोई भी पर्सन है जो एड में काम कर रहे हैं, जो पुलिस ऑफिसर के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट होगी टू मेक सच एग्जामिनेशन द पर्सन अरेस्टेड एज रीजनेबली नेसेसरी, जितने की रीजनेबली नेसेसरी है, इन ऑर्डर टू असर्टेन द फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स हैं उनको असर्टेन करने के लिए रीजनेबली नेसेसरी है, उतना उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, एविडेंसेस को अफोर्ड कर सकते हैं। एंड टू यूज सच फोर्स एज रीजनेबल नेसेसरी फॉर द पर्पज, जितना भी फोर्स हम रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हैं उसमें नेसेसरी पर्पजेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, वेन एवर द पर्सन ऑफ द फीमेल इज टू बी एग्जामिन अंडर दिस सेक्शन, एग्जामिनेशन शैल बी मेड ओनली बाय और अंडर द सुपरविजन ऑफ द, ठीक है, किसके द्वारा किया जाएगा, अ फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही किया जाएगा, अगर किसी फीमेल का एग्जामिनेशन हो रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है थर्ड में, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट एनी डिले फॉरवर्ड द एग्जामिनेशन रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ठीक है, तो जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे बिना किसी डिले के, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे उनको रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखी है, एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करता है। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रखी है, देखो इसमें बोल रखी है एक्सप्लेनेशन में कि इन दिस सेक्शन, सेक्शन 52 एंड 53, इन तीनों ही सेक्शन में हमारे एग्जामिनेशन के बारे में बात की गई है। 51 के अंदर हमने अक्यूज पर्सन का एग्जामिनेशन देखा था, 52 में हम देखेंगे जो रेप अक्यूज होता है उनका, एंड 53 के अंदर हम अरेस्टेड पर्सन का एग्जामिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें बोल रखी है कि कुछ टर्म्स दे रखे हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन हो गई एंड मेडिकल एग्जाम, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हो गए। ठीक है, इनकी डेफिनेशन बता रखी है कि ये कौन व्यक्ति होते हैं। तो देखो उसमें बोल रखा है, एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड द एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, ब्लड स्टेन, सेमेंस, स्वैब्स इन द केस ऑफ द सेक्सुअल ऑफेंसेस, स्पटम्स, spatums and sweat their samples in the fingernails, clipping by the use of the modern scientific techniques including DNA profiles। देखो इसको न्यू ऐड किया गया है, डीएनए प्रोफाइलिंग को ऐड किया गया है। एंड सच अदर टेस्ट विच द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर थिंग्स इज नेसेसरी फॉर द पर्टिकुलर केस, जितना भी उनको लगता है उस तरीके से इसमें करेंगे। ठीक है, डीएनएस की प्रोफाइलिंग को इसमें न्यूली ऐड किया गया है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होते हैं, मीन्स द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हु possess एनी मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड अंडर द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 एंड whose name has been entered in the national medical register और द स्टेट मेडिकल रजिस्टर अंडर द एक्ट। ठीक है, जो भी मेडिकल क्वालिफिकेशंस को पजेस करते हैं, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है तो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के अंदर, एंड जिनका नेम रजिस्टर्ड है किसके अंदर, नेशनल मेडिकल रजिस्टर और स्टेट मेडिकल रजिस्टर के अंदर उनका नाम मेंशन है। ठीक है, वो हमारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर माने जाते हैं। ठीक है, 52 क्या बात करता है, एग्जामिनेशन कर रहे हैं हम पर्सन का जो कि अक्यूज्ड है रेप का। ठीक है, उसका हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड और इन चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ द रेप, मतलब कोई भी पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया है, जिसने ऑफेंस कमिट किया है रेप का या अटेम्प्ट किया है रेप का, एंड देयर रीजनेबल ग्राउंड फॉर द बिलीविंग दैट एग्जामिनेशन ऑफ हिज पर्सन विल अफोर्ड एविडेंस एज टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, और जिसका रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट करता है कि अगर इसका एग्जामिनेशन किया जाता है तो जी हमें क्या, इससे हमें क्या मिल सकता है, एविडेंस मिल सकते हैं कि इसने क्या किया, पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया है। It shall be lawful for the registered medical practitioner employed in the hospital run by the government or by any local authorities, and in the absence of the such medical practitioner within the radius of the 60 km from the place where the offence has been committed by any other registered medical practitioner acting at the request of the police officer or in person acting in the good faith or in his aid and under direction to make such an examination of arrested person and to the such to use such force as reasonably necessary for the that purposes। देखो सेम बात वही है, बस इसमें थोड़ी सी चीजें क्या हो गई हैं कि ऑफेंस हमारा कौन सा हो गया, रेप का ऑफेंसेस हो गया है। एंड गवर्नमेंट हो सकता है और जिस भी हॉस्पिटल में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया रहा है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सकते हैं या फिर लोकल अथॉरिटीज के कोई भी हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई हॉस्पिटल वहां नहीं है, 16 किलोमीटर के रेडियंस में अगर कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, तो जो भी उसके रेडियंस में आता है ना, सॉरी, अगर उस जिस प्लेस पे ऑफेंस कमिट हुआ है उस प्लेस पे कोई हॉस्पिटल ऐसा रन नहीं कर रहा है, तो उस जिस प्लेस पे ऑफेंस कमिट हुआ है उसके 16 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी हॉस्पिटल आते हैं उसमें से किसी में भी क्या करवा सकते हैं, एग्जामिनेशन करवा सकते हैं।
ठीक है। सेकंड क्या बोल रखा है, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्टिंग सच एग्जामिनेशन शैल विदाउट एनी डिले एग्जामिन सच पर्सन एंड प्रिपेयर रिपोर्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स नेमली। ठीक है, तो जो भी हमारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो एग्जामिनेशन करेंगे एंड विदाउट डिले जो भी एग्जामिन करेंगे पर्सन को एंड एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे जिसकी फॉलोइंग ग्राउंड्स होंगे इसमें, ऐसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द अक्यूज पर्सन, जो भी अक्यूज पर्सन है उसका नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन और किस पर्सन के द्वारा उसको लाया गया उसका नेम एंड एड्रेस होगा। ठीक है, उसकी एज क्या है अक्यूज पर्सन की, पहला तो नेम और एड्रेस आ जाएगा, देन उसके बाद उसकी एज आएगी, मार्क ऑफ इंजरी इफ एनी ऑन द पर्सन अक्यूज, जो भी पर्सन अक्यूज है उसके ऊपर अगर कोई उसकी बॉडी पे कोई मार्क ऑफ इंजरी है तो वो सारे उसमें किए जाएंगे। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटीरियल्स टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ अक्यूज फॉर द डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए जो भी चीजें ली जाएंगी। एंड द लास्ट वन इज अदर मटीरियल पर्टिकुलर्स इन द रीजनेबल डिटेल, जो भी अदर पर्टिकुलर मटीरियल्स होंगे जो पर्टिकुलर होंगे, पर्टिकुलर्स भी होंगे जो कि रीजनेबल डिटेल्स होंगी वो सारी उसमें मेंशन की जाएंगी। तो पांच चीजें हैं, अक्यूज का नाम, उसका एड्रेस या फिर जिस भी पर्सन के द्वारा उसको लाया गया उसका, एज अक्यूज की, एंड अगर उसके कोई अक्यूज पर्सन है जिसकी अगर कोई बॉडी पे मार्क ऑफ इंजरी है तो वो, और जितने भी डिस्क्रिप जो भी डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए जितने भी मटेरियल्स की आवश्यकता होती है वो सारी चीजें, और जितने भी अदर पर्टिकुलर्स हैं जो कि रीजनेबल हैं, ठीक है, वो सारी चीजें उसमें मेंशन की जाएंगी रिपोर्ट के अंदर। द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइसली, जो भी रिपोर्ट होगी वो प्रिसाइसली होगी, द रीजंस फॉर द ईच कंक्लूजन अराइव्ड। ठीक है, उसके अंदर जो भी रीजंस होंगे वो मेंशन किए जाएंगे कि क्या रीजन है इसका। ठीक है, जो भी कंक्लूजन रीजनेबल होगा वो उसमें मेंशन किया जाएगा। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द कमेंसमेंट एंड द कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी नोटेड। एग्जैक्ट टाइम में किस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, एग्जामिनेशन को स्टार्ट किया था, कमेंस्ड किया था, एंड कंप्लीशन क्या हुआ था एग्जामिनेशन का, वो सारी चीजें उसमें टाइम मेंशन किया जाएगा। The registered medical practitioner shall, without any delay, forward the report to the investigating officer, who shall forward it to the magistrate. ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या कर देंगे, इमीडिएटली क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। जो इन्वेस्टिगेशन अब उस रिपोर्ट को कहाँ फॉरवर्ड कर देंगे, मजिस्ट्रेट साहब के अंदर, मजिस्ट्रेट साहब के पास फॉरवर्ड कर देंगे, जो कि रेफर किया गया है टू इन सेक्शन 193 एज पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट रेफर्ड टू इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ दैट एक्ट सेक्शन। ठीक है, 193 के जो क्लॉज सबसेक्शन 6 के क्लॉज 1 के अंदर जो दे रखा है, जहां डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, जब फाइनल हम रिपोर्ट तैयार करते हैं पुलिस ऑफिसर जब फाइनल देते हैं तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं ना, प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें मेडिकल रिपोर्ट को भी मजिस्ट्रेट साहब के लिए पेश कर देंगे। 53 में क्या बोल रखा है, एग्जामिनेशन किया था किसका, अरेस्टेड पर्सन का। ठीक है, अक्यूज पर्सन का देख लिया हमने, रेप अक्यूज का देख लिया 52 में। अब हम देखते हैं अरेस्टेड पर्सन का एग्जामिनेशन किस तरीके से किया था। तो व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड ही शैल, ये कंपलसरी है, पहले शेल की जगह यहाँ पे मे वर्ड यूज किया जा रहा था सीआरपीसी के अंदर, लेकिन अब कंपलसरी कर दिया कि जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया ही जाएगा। ठीक है, तो ही शेल बी एग्जामिन बाय द मेडिकल ऑफिसर के द्वारा उसको एग्जामिनेशन किया जाएगा इन द सर्विस ऑफ द, जो भी मेडिकल ऑफिसर हैं जो कि सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में, एंड इन द केस ऑफ द मेडिकल ऑफिसर इज नॉट अवेलेबल बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सून आफ्टर द अरेस्ट इज मेड, provided that if the medical officer or the registered medical office practitioner is opinion that one or more examination of such person is necessary, तो he may do so। ठीक है, अगर उनको लगता है कि इसका एक से ज्यादा एग्जामिनेशन की नीड है यहाँ पे तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज अ फीमेल, अगर फीमेल आ जाती है अरेस्टेड पर्सन तो एग्जामिनेशन जो होगा बॉडी का शैल बी मेड ओनली बाय और अंडर द सुपरविजन ऑफ द फीमेल मेडिकल ऑफिसर, और इन द केस ऑफ द फीमेल मेडिकल इज नॉट अवेलेबल बाय द फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रखा है सबसेक्शन सेकंड के अंदर, द मेडिकल ऑफिसर्स द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सो एग्जामिन द अरेस्ट पर्सन शेल प्रिपेयर द रिकॉर्ड ऑफ सच एग्जामिनेशन, क्या करेंगे वो, प्रिपेयर करेंगे द रिकॉर्ड ऑफ सच एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशन किया था उसका रिकॉर्ड प्रिपेयर करेंगे, एंड मेंशनिंग देयर इन एनी इंजरी मार्क और द वायलेंस अपॉन द पर्सन अरेस्टेड, जिस भी पर्सन के अरेस्ट किया गया है उसके ऊपर अगर उसकी बॉडी पे कोई मार्क ऑफ इंजरी है, कोई वायलेंस हुआ है उसके साथ में, तो वो भी उसमें मेंशन किया जाएगा। एंड अप्रोक्सीमेट टाइम व्हेन द सच इंजरी और मार्क्स हैज बीन इन्फ्लिक्टेड, और किस टाइम पे जो अप्रोक्स टाइम एक जिस टाइम पे कोई इंजरी और मार्क इन्फ्लिक्ट किए गए थे वो अप्रोक्स टाइम उसमें मेंशन किया जाएगा। थर्ड बोल रखा है व्हेन द एग्जामिनेशन इज मेड अंडर सबसेक्शन 1 अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी फर्निश्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एज द केस में बी टू द अरेस्टेड पर्सन और द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द सच अरेस्टेड पर्सन not available by the registered medical practitioners soon after the arrest is made। देखो इसमें क्या बोल रखा है,
देखो इसमें क्या बोल रखा है कि जो भी अगर कॉपी होती है ना, जो भी एग्जामिनेशन किया जा रहा है एसोसिएशन 1 के अंदर, तो उसकी एक कॉपी अरेस्टेड पर्सन को भी फर्निश करनी होती है। ठीक है, अगर अक्यूज जो भी अरेस्टेड पर्सन नहीं है तो उसके जो भी उसके नॉमिनेटेड पर्सन होगा उसके लिए सबमिट की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा दी जाएगी। जिस तरीके से उसका अरेस्ट हो गया उससे तुरंत बाद ही। ठीक है। देन हमारा बात करता है 54, इसमें बोलता है आइडेंटिफिकेशन पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसका आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से किया जाएगा? ठीक है। तो वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड हिज आइडेंटिफिकेशन बाय एनी अदर पर्सन और द पर्सन इन कंसिडर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन सच ऑफेंस। ठीक है। अब देखो इसमें आइडेंटिफिकेशन जरूरी क्यों होता है? क्योंकि विटनेस को जो भी विक्टिम होता है उसको ये नॉलेज होनी चाहिए ना कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया कि वही ऑफेंडर है, उसी ने क्या ऑफेंस कमिट किया था, इसीलिए उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। और जब तक वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह कंप्लीट नहीं होती है, उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, तब तक उसके चेहरे को जो है कवर करके रखते हैं, उसकी आइडेंटिटी को हाइड करके रखते हैं। ठीक है। द कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन में ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज द पुलिस स्टेशन डायरेक्ट कर सकता है पर्सन सो अरेस्टेड टू द सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू आइडेंटिफिकेशन बाय एनी पर्सन द पर्सन इन द सच अ मैनर एज द कोर्ट में डीम फिट। द कोर्ट क्या कर देगा? जो भी ऑफिसर इन चार्ज पुलिस स्टेशन है उसकी रिक्वेस्ट पे डायरेक्ट कर देगा कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया ना उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, उस पर्सन के द्वारा किया जाएगा। अ, ठीक है, उस पर्सन के द्वारा किया जाएगा जहां नेसेसरी लगती है कि इस पर्सन ने इसको आइडेंटिफाई करना है, तो उस पर्सन के द्वारा, और जो भी कोर्ट को ठीक लगता है उसी मैनर के अंदर किया जाएगा। जैसे मैनर में क्या आ जाएगा कि वो पर्दे के द्वारा या फिर जो शीशा होता है एक तरीके से, ठीक है, मिरर जो होता है उसमें कर सकते हैं, या फिर एक रूम में अक्यूज पर्सन को बैठा देते हैं बाहर से, जो मिरर से होता है, जो ट्रांसपेरेंट वन साइडेड होता है ना मिरर, उस तरीके से आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, किसी भी तरीके से करवा सकते हैं। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली एंड फिजिकली। अब जिस पर्सन को उसको आइडेंटिफाई करना है ना, अगर वो पर्सन कैसा है, मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है, तो सच प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन शैल बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस होगा ना, वो किसके सुपरविजन में होगा? मजिस्ट्रेट साहब के सुपरविजन में होगा। कौन से मजिस्ट्रेट साहब? हु शैल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स। तो मजिस्ट्रेट साहब क्या कर लेंगे? जो भी अप्रोप्रिएट स्टेप्स होंगे इंश्योर करने के लिए कि उस पर्सन की आइडेंटिफिकेशन की जा सके। ठीक है। तो वो सारे अप्रोप्रिएट एक्शंस वो लेंगे। पर्सन दैट और ये इंश्योर करेंगे कि जो भी पर्सन है इज कंफर्टेबल रहे विद द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शैल बी रिकॉर्डेड बाय द। और जो भी प्रोसेस होगा ना उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। देखो 55 में क्या बोल रखा है? प्रोसीजर व्हेन द पुलिस ऑफिसर डेप्यूट सबऑर्डिनेट टू द अरेस्ट विदाउट वारंट। देखो उसमें बोल रखा है व्हेन एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन द पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 13 रिक्वायर्स एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम टू अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन हु मे lawfully be arrested without a warrant shall deliver to the officer required to make arrest an order in writing specifying the person to be arrested and the offense and other causes for which the arrest is to be made, and the officer so required shall, before making arrest, notifying to the person to be arrested the substance of the order, and if so required by the such person shall be shown him to the order। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि कोई भी अगर ऑफिसर है वो क्या कर सकता है? अपने सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट कर सकते हैं कि इस पर्सन का अरेस्ट करना होता है, विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर लेंगे। और जब उसका अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा? जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर है वो क्या करेगा? अपने जो भी सीनियर है उनको क्या कर देगा? उसको सबमिट कर देगा, उसको डिलीवर कर देगा। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसमें? और क्या बोल रखा है कि अगर जो भी ऑर्डर दिया है ना उसमें ऑफेंस के बारे में कि ऑफेंस कौन सा हुआ है, ये सारी चीजें में मेंशन है। अगर अरेस्टेड पर्सन जो है अगर उसको लगता है तो उसको सब्सटेंस बताए जाएंगे, जो भी सब्सटेंस है ऑर्डर के, या आपको क्यों अरेस्ट किया गया, ये सारी चीजें उसको बताई जाएंगी। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो उसको ऑर्डर भी शो दिया जाएगा, दिखाया जा सकता है। ठीक है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट अ पर्सन अंडर सेक्शन 35। ठीक है। ये जो भी 35 में जो पावर्स दे रखी है अरेस्ट करने की, उसको अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है 56 में? हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द अरेस्ट पर्सन, कि इट्स द ड्यूटी होती है पर्सन हैविंग द कस्टडी द अक्यूज पर्सन टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी द अक्यूज पर्सन। जिसमें पर्सन ने उसकी कस्टडी ले रखी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी अक्यूज पर्सन है उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखें।
57 में क्या बोल रखा है, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर द मजिस्ट्रेट एंड ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट, जब कोई भी पुलिस ऑफिसर जब अरेस्ट करता है किसी को बिना वारंट के, तो विदाउट अननेसेसरी डिले सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर एंड कंटेंट, जो एज टू द बेल, जो भी बेल की प्रोसीजर, अगर बेल उसको दी जा रही है तो बेल उसको दे के जो भी सारी चीजें हैं, टेक और सेंड द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द मजिस्ट्रेट, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उस पर्सन को बिफोर द मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाएगा। हैविंग जुरिडिक्शन, जिनमें मजिस्ट्रेट साहब के पास में जुरिडिक्शन है, उनके सामने क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। और या फिर जो भी ऑफिसर इंचार्ज है ऑफ द पुलिस स्टेशन, उनके सामने उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। अगर सेक्शन 58 की बात करते हैं अब, तो इसमें क्या बोल रखा है, ठीक, उसमें बोल रखा है कि पर्सन अरेस्टेड नॉट बी डिटेन मोर देन द 24 आवर्स, के 24 आवर्स से ज्यादा किसी पर्सन को डिटेन नहीं कर सकते हैं। तो नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन द कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट ऑफ द लॉन्गर पीरियड देन अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस, then under the all the circumstances cases is reasonable, and such period shall not in the absence of the specific special order of the magistrate under section 187 exceed 24 hours। ठीक है, जब तक कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं है 187 के अंदर, तब तक उसको किसी पर्सन को क्या नहीं किया जाएगा, मोर देन 24 आवर्स से ज्यादा डिले नहीं किया जाएगा। एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल द टाइम्स नेसेसरी फॉर द जर्नी, जो भी जर्नी का टाइम है ना, उसमें से उसको क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, एंड टू द मजिस्ट्रेट, जो भी कोर्ट होगा उसके सामने उसको पेश किया जाएगा, चाहे उसके पास जुरिडिक्शन हो चाहे नहीं हो। देखो उसमें क्या बोल रखा है, सिंपल सा, कि जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है ना, उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर क्या किया जाता है, मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश किया जाता है। अब चाहे उन मजिस्ट्रेट साहब के पास में जुरिडिक्शन हो चाहे नहीं हो, ठीक है, उनको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करना ही होता है। और जितना भी उसमें जर्नी का जो टाइम होता है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। एंड अगर कोई स्पेशल ऑर्डर आ जाते हैं, जैसे 187 के अंदर स्पेशल ऑर्डर पास हो जाता है, तो अदर सर्कमस्टांसेस हो जाती हैं, अदरवाइज 24 आवर्स में उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना होता है, उससे ज्यादा हम डिटेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 59 में क्या बोल रखा है, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन। ठीक है, देखो उसमें बोल रखा है ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन जो है किसको रिपोर्ट करेंगे, हमारे रिपोर्ट करते हैं किसको, डीएम साहब को, कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, डीएम को जो भी है उसको क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं जो भी मैटर है। अगर डीएम साहब बोलते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि आप जो एसडीएम साहब है उनके पास चले जाइए, तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब के पास में रिपोर्ट दी जाती है। द केस ऑल द पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट एंड विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेशंस वेदर सच पर्सन हैज बीन एडमिटेड टू द बेल और अदरवाइज। ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर क्या-क्या चीज़ें मेंशन होती हैं कि जो भी पर्सन अरेस्टेड किया गया है, किस कौन सा केसेस के अंदर उसको अरेस्ट किया गया है, विदाउट वारंट उसको अरेस्ट किया गया है। ठीक है, जो भी रिस्पेक्टिव स्टेशन के अंदर कौन से लिमिट्स के अंदर उसको अरेस्ट किया गया, मतलब किस स्टेशन के अंदर उसको अरेस्ट किया गया, उसकी लिमिटेशन बताएंगे स्टेशन की। एंड अगर उसने बेल पे एडमिट कर लिया है तो उसको बेलेबल, मतलब उसको रिलीज कर दिया गया है कि नहीं किया गया, ये सारी चीजें उसमें मेंशन की जाती हैं। ठीक है, फिर 60 क्या बोल रखा है, 16 बोल रखा है डिस्चार्ज पर्सन एप्रीहेंडेड, no person no person who has been arrested by the police officer shall be discharged except his ओन बॉन्ड, बेल बॉन्ड और द स्पेशल ऑर्डर। तो इसमें क्या बोल रखा है कि किसी पर्सन को अगर डिस्चार्ज करना होता है, जनरली हम किसी को पर्सन को डिस्चार्ज नहीं करते हैं उसकी अप्रीहेंशन से, लेकिन अगर डिस्चार्ज करना है ना उसको, तो बेल बॉन्ड पे जो यहाँ तो उसका खुद का बॉन्ड भर देगा, वो खुद का पर्सनल बॉन्ड होगा उसके ऊपर कर सकते हैं, या अगर उसने बेल के लिए फर्निश एप्लीकेशन वगैरह लगाई तब कर सकते हैं, या फिर स्पेशल कोर्ट स्पेशल ऑर्डर आ गया है कोई मजिस्ट्रेट साहब से उसके पास में, तो हम उसमें कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, 61 में क्या बोल रखा है, पावर ऑन द एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक। 61 में क्या बोल रखा है, इफ द पर्सन इन द लॉफुल कस्टडी एस्केप और rescued or the person from whose custody he escaped or rescued may be immediately pursued and arrest him in any place in India। देखो सिंपल सी बात होती है, अगर कोई पर्सन क्या हो जाता है, एस्केप हो जाता है, भाग जाते हैं कस्टडी वगैरह में से, छोड़ के निकल जाते हैं, तो जिस भी पर्सन के इंचार्ज में था ना, जिसकी कस्टडी में वो था, तो वो क्या करेंगे, इमीडिएटली परस्यू उसको, इमीडिएटली उसको अरेस्ट करेंगे, इमीडिएटली परस्यू करेंगे उसको, और जो भी प्लेस जहाँ भी पूरे इंडिया के अंदर जहाँ पे भी उसको पाया जाएगा वहीं से उसको उठा लेंगे, मतलब अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है, सेकंड क्या बोल रखा है, द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 44, जो प्रोविजंस है सेक्शन के, जो भी सेक्शन 44 के जो प्रोविजंस है, वो शेल अप्लाई होंगे फॉर द अरेस्टेड पर्सन के ऊपर। ठीक है, अंडर सबसेक्शन 1 ऑल्दो द पर्सन मेकिंग एनी सच अरेस्ट इज नॉट एक्टिंग अंडर द वारंट और नॉट इज नॉट एन पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्टिंग। इसमें क्या बोल रखा है कि देखो जर्नल क्या बात करता है कि जो 44 के जो प्रोविजंस होते हैं उसमें क्या करते हैं, सर्च की बात करते हैं कि सर्च कर सकते हैं उस पर्सन का। ठीक है, तो सेक्शन इसमें बोल रखा है ना, जब वो एक्सकेप हो चुका है तो भी उसकी सर्च की जा सकती है, अल्दो द पर्सन मेकिंग द अरेस्ट, जो भी पर्सन उसको अरेस्ट कर रहा है, इज नॉट उसके उसने कोई वारंट इश्यू नहीं करवाया है, ना ही उसको अथॉरिटी उसको अरेस्ट करने की, बल्कि वो उसके इंचार्ज में था, वो एस्केप हो चुका है, तब उसकी अरेस्ट मेड की जा रही है। ठीक है, अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दिस संहिता। देखो इसमें क्या बोल रखा है, जनरल प्रोविजन है ये, कि कहीं भी अरेस्ट करते हैं किसी भी
एक्ट के अंदर या फिर किसी भी लॉ के अंदर अरेस्ट करते हैं ना, तो ये जो अरेस्ट के ये प्रोविजंस है ये क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, जनरल सी बात है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है। अरेस्ट वाले जो प्रोविजंस हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इनकी एक बेयर रीडिंग इंपॉर्टेंट होती है, एंड इतना ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, और सिंपल रीडिंग जो की जाती है उसी से अंडरस्टैंड हो जाते हैं ये। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।